तो लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 20 मई की करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, डेली बेसिस पे आप कवर करते रहिएगा। कोई भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ज्वाइन करना। डेली जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सभी यहीं पे आते हैं। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए डेली प्रिपरेशन के लिए एक बैच चल रहा है कि जिससे आप डेली प्रिपरेशन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपका जब तक एग्जाम होगा तब तक आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रिपरेशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ वो भी स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ उनको मिलती रहे, तो वो स्टूडेंट्स भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 20 मई करंट अफेयर्स। सबसे पहले करंट अफेयर्स में से न्यूज़ जो GS1 से आ रही है वो आ रही है इंपॉर्टेंस ऑफ लुम्बिनी। देखिए, लुम्बिनी माना जाता है गौतम बुद्ध का वहाँ पे बर्थ प्लेस है, तो उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात जा रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने रिसेंट विजिट किया है अभी लुम्बिनी में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू लुम्बिनी नेपाल दो ओनली फॉर अ फ्यू आवर्स इज़ फुल ऑफ सिम्बॉलिज्म एंड सब्सटेंस। यानी कि वो कुछ ही देर के लिए गए हैं वहाँ पे, कुछ ही घंटे वहाँ रुके हुए लुम्बिनी में, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। राइटर कहते हैं कि नो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ विजिटेड लुम्बिनी इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स, कि कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ दशकों में लुम्बिनी को विजिट नहीं किया था। मिस्टर मोदी का जो विजिट है वो एक कॉम्बिनेशन है पर्सनल डिज़ायर का और पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक गोल्स का, क्योंकि पर्सनल डिज़ायर भी थी और एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक गोल्स भी थे, तो इन सभी चीज़ को मिलाकर इसी वजह से वो लुम्बिनी गए हैं। फॉर हिम इट इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ अ विश आर्टिकुलेटेड इन 2014 व्हेन ही फर्स्ट बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उस टाइम पे विश रखी थी कि वो लुम्बिनी जाएंगे, लेकिन उस टाइम वो नहीं जा पाए। सिंस ही कुड नॉट ट्रैवल टू लुम्बिनी ड्यूरिंग हिज प्रीवियस विजिट टू नेपाल, उस टाइम पे जो एम्बेसडर थे नेपाल के, उन्होंने एक सेक्रेड बोधि ट्री का जो सैपलिंग था वो वहाँ पे माया देवी टेम्पल पे, वहाँ का जो गार्डन है उसमें उन्होंने उसको उगाया था जहाँ पे गौतम बुद्ध बोर्न हुए थे। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन एंड अ रियाइट्रेशन ऑफ द मैसेज ऑफ पीस। तो ये एक रिफ्लेक्शन था और रियाइट्रेशन था कि आप दोहरा रहे हैं किस चीज़ को, कि एक शांति का मैसेज है, कंपैशन है और नॉन वायलेंस है जिसको बुद्ध ने टीच किया था। एंड स्प्रेड बाय द रोरिंग लॉयंस इन द फोर डायरेक्शंस एज डिपिक्टेड इन द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, जो कि हमारा नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम भी है। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा कुछ सेक्रेट साइट्स जो हैं बुद्धिज़्म की, उसका प्लेस भी रहा है। अगर गौतम बुद्ध लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ नेपाल में, तो उन्होंने जो एनलाइटनमेंट प्राप्त किया वो भारत में प्राप्त किया, बोध गया में। उसके बाद जो पहला सरमोन किया, यानी कि पहली जो उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स दी वो सारनाथ में दी। महापरिनिर्वाण जो हुआ वो कुशीनगर में हुआ। और अगर हम इसके अलावा श्रावस्ती को काउंट करें तो श्रावस्ती में बुद्धिज़्म जो बुद्ध थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रीच किया, यानी कई सालों तक जो उन्होंने प्रीच किया, कई सालों तक जो उन्होंने अपनी बातें बताई, सबसे ज़्यादा जो बताई वो सारनाथ में, श्रावस्ती में बताई, और नालंदा और राजगीर भी उसमें शामिल है। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया रिमेन्स लार्जली अनरिप्रेजेंटेड इन लुम्बिनी बट फॉर अ स्मॉल म्यूजियम बिल्डिंग दैट वाज कंस्ट्रक्टेड विद इंडियन असिस्टेंस इन द लेट 1990s। तो लुम्बिनी में कई सारे देशों की अलग अलग मोनेस्ट्रीज़ हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। राइटर कहते हैं ये कि अलग अलग देशों की मोनेस्ट्रीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया का रिप्रेजेंटेशन लुम्बिनी में कुछ हद तक कुछ हद तक आप कह सकते हैं बहुत कम है, यानी कि वो उतना नहीं है जितना इंडिया एज अ कंट्री के हिसाब से वहाँ पे होना चाहिए था। तो सिर्फ एक म्यूज़ियम बिल्डिंग है जो 1990s में कंस्ट्रक्ट की गई थी। एक प्रपोजल था कि साउंड एंड लाइट शो वहाँ पे बनाना चाहिए, लेकिन वो प्रपोजल अभी लिम्बो में ही है, यानी कि उस प्रपोजल पे काम नहीं किया गया है। लुम्बिनी इज़ होम टू ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज़ फ्रॉम सेवरल कंट्रीज़। तो अलग अलग देशों से बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्रीज़ हैं जो लुम्बिनी में बनी हुई हैं। पहली फॉरेन मोनेस्ट्री जो लुम्बिनी में बनी थी वो वियतनामीज़ मॉन्क ने बनाई थी, जिनका नाम था थाई हुएन ड्यू। तो इन्होंने पहली फॉरेन मोनेस्ट्री बनाई थी लुम्बिनी में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ही सब्सिक्वेंटली बिल्ट अनदर वन इन बोधगया। दूसरी उन्होंने जो बनाई वो बोधगया में बनाई, उन्हीं वियतनामीज मोंक ने। तो इन लार्ज पार्ट ड्यू टू हिज एफर्ट्स अ विजिट टू बोधगया हैज़ बिकम डी रिग्यूर फॉर एवरी विजिटिंग कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन फ्रॉम वियतनाम। तो इसके वजह से ये हुआ कि जो भी वियतनाम से कोई भी कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन आता है वो बोधगया जरूर जाता है, क्योंकि वियतनामीज मोंक ने एक मोनेस्ट्री बनाई थी बोधगया में। तो इंडिया डज नॉट हैव अ मोनेस्ट्री इन लुम्बिनी। दुख की बात यह है कि इंडिया की अपने आप में कोई मोनेस्ट्री नहीं है लुम्बिनी में। मिस्टर मोदीज़ विजिट इज़ एन अपॉर्चुन टाइम। तो राइटर का कहना यह है कि मिस्टर मोदी का जो विजिट है वो अपने आप में एक अपॉर्चुन टाइम है, यानी कि बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास
टू रेमेडी द सिचुएशन, की सिचुएशन को सही कर सकें, एंड अनाउंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडियन मोनेस्ट्री, की इंडियन मोनेस्ट्री का अनाउंसमेंट कर दें कि अब इंडियन मोनेस्ट्री भी लुम्बिनी में बनेगी। देर इज़ मच एल्स दैट इंडिया कैन डू इन लुम्बिनी, की बहुत सारे और भी काम है जो लुम्बिनी में किए जा सकते हैं। जैसे 50 साल पहले यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल थे यूथ हंट, उनका कहना ये था कि एक इंटरनेशनल कमेटी बननी चाहिए लुम्बिनी के डेवलपमेंट के लिए। एक मास्टर प्लान डेवलप किया गया था जापानीज़ आर्किटेक्ट के द्वारा, केंजो तांगे के द्वारा, और उसके बाद से नेपाल जो है वो उसी चीज़ पे, उसी मास्टर प्लान के तहत काम कर रहा है। वो अलग बात है कि बहुत ही स्लो पेस पे काम कर रहा है, लिथार्जिक पेस पे काम कर रहा है। बोथ लुम्बिनी एंड द महाबोधि टेम्पल इन बोध गया आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो लुम्बिनी हो और चाहे भारत में महाबोधि टेम्पल हो बोध गया बिहार में, दोनों की दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये बुद्धिस्ट्स के लिए वो वैसी ही जगह है जिस तरह से कि मक्का जगह है मुस्लिम्स के लिए और काशी विश्वनाथ जगह है हिंदूज़ के लिए, जो कि लाइफ में एक बार तो विज़िट करना ज़रूरी ही है। हाउएवर द फुटफॉल्स ऑफ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स रिमेन लो, लेकिन जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स का फुटफॉल है वो कम है। फॉर ईयर्स देर हैज़ बिन टॉक अबाउट डेवलपिंग अ बुद्धिस्ट सर्किट विद सीमलेस कनेक्टिविटी। तो कई सालों से ये बात की जा रही है कि बुद्धिस्ट सर्किट बनाना चाहिए, कि बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के लिए एक बुद्धिस्ट सर्किट बने, और जितनी भी बुद्धिस्ट साइट्स हैं, चाहे वो सारनाथ हो, कुशीनगर हो, लुम्बिनी हो, इन सबको जोड़ दिया जाए, जिससे कि जो भी आदमी विज़िट करे वो इन सभी चीज़ों को एक साथ विज़िट कर ले, चाहे वो पिलग्रिमेज साइट्स नेपाल में हो और चाहे वो भारत में हो। तो एफर्ट्स होने चाहिए फॉर द एंटायर बुद्धिस्ट सर्किट, जैसे कि लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। तो इन सबको जोड़ने के साथ साथ इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर देना चाहिए इस पूरे सर्किट को। इंडिया कैन ऑल्सो टेक द इनिशिएटिव टू ऑर्गेनाइज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का इनिशिएटिव इंडिया ले सकता है। यानी देखिए ये सब चीज़ें पॉइंट्स आप किस में लिखेंगे, ये पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं कि इंडिया बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कर सकता है, या इंडिया नेपाल टाइज में अगर आपको आंसर लिखना है तब वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि बुद्धिज़्म जो है इंडिया और नेपाल को बहुत पहले से जोड़ता आ रहा है, तो इंडिया इस चीज़ के लिए क्या काम कर सकता है, तो ये काम कर सकता है। ये पॉइंट्स आप उस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे। तो इंडिया कैन ऑल्सो टेक द इनिशिएटिव टू ऑर्गेनाइज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट, की बुद्धिस्ट सर्किट पे को डेवलप करने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई जा सकती है। दिस विल गिव अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड ऑनरशिप टू बुद्धिस्ट कंट्रीज। तो ये एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन भी प्रोवाइड करता है और एक ऑनरशिप भी प्रोवाइड करता है बुद्धिस्ट कंट्रीज़ को। दिस कुड बी जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। तो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव रहेगा भारत का और नेपाल का। इंडिया कैन ऑल्सो स्टैब्लिश एन इंटरनेशनल म्यूजियम। तो भारत एक इंटरनेशनल म्यूजियम भी स्टैब्लिश कर सकता है बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस का बोधगया में, और सारे जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं सबको ये भी कह सकता है कि आप यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि पीएम जो है एक बुद्धिस्ट सेंटर वर्क को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर और हेरिटेज को लुम्बिनी नेपाल में लॉन्च किया जा रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है देव सहायम पिल्लई को सेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। ये पहले भारतीय हैं जिनको कैनोनाइज किया गया है पॉप फ्रांसिस के द्वारा, जिन्होंने सेरेमनी को होस्ट किया है कहाँ पर, वेटिकन सिटी में। तो देव सहायम पिल्लई जो कि अपना में जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई 18th सेंचुरी में, वो पहले भारतीय लेमन बन गए हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है सेंट बाय पॉप फ्रांसिस ड्यूरिंग एन इम्प्रेसिव कैनोनाइजेशन सेरेमनी एट वेटिकन सिटी इन। वेटिकन सिटी अपना में वैसे एक कंट्री है, बेसिकली ये रोम के अंडर आता है, यानी कि इटली में आता है। देव सहायम वॉज रिकमेंडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ बीटिफिकेशन बाय द वेटिकन इन 2004। तो 2004 में उनको कहा गया था एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कोटा डायोसीस, द तमिलनाडु बिशप्स काउंसिल एंड द कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स ऑफ इंडिया। तो तमिलनाडु की जो बिशप काउंसिल थी उनकी रिक्वेस्ट पे 2004 में वेटिकन ने भी रिकमेंड किया था और उनको अब जाके कैनोनाइज किया गया है, यानी उनको एक सेंट यानी उनको एक संत घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट GS2 से न्यूज़ आ रही है पार्डन एंड रिमिशन हु ग्रांट्स देम। AG पिरारी विलन का जो केस है उसके ऊपर काफ़ी सारा इशू चल रहा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि स्टेट गवर्नमेंट का कहना ये था, तमिलनाडु गवर्नमेंट का, कि AG पिरारी विलन को छोड़ देना चाहिए, लेकिन सेंटर इस बात पे एग्री नहीं था। जब गवर्नर को रिकमेंडेशन दी गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नर ने अपना डिसीजन ना सुनाकर प्रेसिडेंट के लिए उसको रख दिया। और बेसिकली प्रेसिडेंट जो काम करता है वो ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ
प्राइम मिनिस्टर करता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है, जो कि हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास केस चला गया। तो इस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही है इस टॉपिक पे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या पार्डनिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स क्या हैं जो संविधान में लिखी हुई हैं, और स्टैट्यूटरी पावर्स क्या हैं जो जो किसी एक कानून से निकल के आई हैं। तो ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, तो उनको हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजर्व्ड ऑर्डर्स ऑन द क्वेश्चन whether a governor can refer the state government's advice for granting remission to life convicts to the president for a decision। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे अपना ऑर्डर रिजर्व कर दिया है, और उसका ऑर्डर वो कुछ टाइम में सुनाएंगे इस क्वेश्चन पे कि क्या गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई एडवाइस गवर्नर को देती है, तो क्या गवर्नर उस एडवाइस को अगर किसी कन्विक्ट को, यानी किसी अपराधी को, कि जो अगर उसको लाइफ कन्विक्ट हो रखा है, यानी उसको सज़ा मिली हुई है सारी ज़िंदगी के लिए, या उसको मौत की सज़ा मिली हुई है, तो क्या उसकी सज़ा को माफ़ किया जा सकता है, तो या रिमिशन किया जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए जो फैसला था, अगर गवर्नर प्रेसिडेंट के पास छोड़ते हैं डिसीजन के लिए, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फ़ैसला लिया है, और वो फैसला अभी रिवील नहीं किया है, सिर्फ ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया है। कोर्ट इज़ एग्जामिनिंग अ पिटिशन फ्रॉम A.G. पिरारीवलन, वन ऑफ द लाइफ कन्विक्ट्स इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। तो कोर्ट जो है वो एग्जामिन कर रहा है एक केस को, एक पिटिशन को, जो A.G. पिरारीवलन की तरफ से आई है, जो कि अपने आप में एक लाइफ कन्विक्ट है। राजीव गांधी जो उस टाइम के तदन प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के ही हैं, उनके असैसिनेशन के केस में, क्वेश्चनिंग द डिले इन हिज रिलीज़, कि जब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2018 में उनके छोड़ने की बात कहती थी A.G. पिरारीवलन को, तो उसके बाद भी उनको छोड़ने में, रिलीज़ करने में डिले क्यों हो रहा है। द रिलीज ऑफ ऑल 7 कन्विक्ट्स इन द केस अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिकमेंड किया गया था कि आर्टिकल 161, जिसके तहत गवर्नर को पावर दी जाती है कि वो किसी भी कैदी की सज़ा माफ़ कर सकता है, उसको पार्डन पावर मिलती है। तो आर्टिकल 161 के तहत जब उसको स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नर को रिकमेंड किया, तो गवर्नर ने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। द गवर्नर इंस्टेड ऑफ एक्टिंग ऑन द रिकमेंडेशन रेफर्ड इट टू द प्रेसिडेंट। तो गवर्नर ने रिकमेंडेशन पे काम करने के बजाय उसको प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया। इन द कोर्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, जो उस टाइम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है भारत के इस टाइम, KM नटराज, उन्होंने ये कंटेंट किया कि ओनली द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड कंसिडर अ क्लेम फॉर पार्डन और रिमिशन एंड नॉट द स्टेट गवर्नर इफ द ऑफेंस इन्वॉल्व वाज बेस्ड ऑन अ पार्लियामेंट्री लॉ। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है KM नटराज, उनका कहना यह है कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही पावर है आर्टिकल 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत, अगर कोई पर्सन क्लेम करता है पार्डनिंग के लिए या रिमिशन के लिए, अगर उसने पार्लियामेंट्री लॉ का ऑफेंस उसमें इन्वॉल्व है। अगर पार्लियामेंट्री लॉ का ऑफेंस उसमें इन्वॉल्व है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है उसको रिमिट करने की, उसको माफ़ करने की, गवर्नर के पास वो पावर नहीं है। तो बात कही जा रही है कि स्कोप क्या है पार्डनिंग पावर का। तो बोथ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर हैव बीन वेस्टेड विद सोवरन पावर, कि प्रेसिडेंट के पास अपनी सोवरन पावर है और गवर्नर के पास अपनी अलग पावर है ऑफ पार्डनिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमनली रेफर टू एज मर्सी और क्लेमेंसी पावर। तो उसको मर्सी या क्लेमेंसी पावर कहा जाता है, यानी कि क्षमादान की जो शक्ति कही जाती है। तो वो प्रेसिडेंट के पास अपनी अलग है आर्टिकल 72 के तहत, और गवर्नर के पास अलग है आर्टिकल 161 के तहत। तो अंडर आर्टिकल 72 द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन। तो प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन दे सकते हैं, रिप्रीव, रेस्पाइट, रेमिशन या पनिशमेंट, और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन, कि किसी भी पर्सन की जो सज़ा है उसको माफ़ भी कर सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं, जो सज़ा का जो स्वरूप है उसको भी चेंज किया जा सकता है, सब कुछ कर सकते हैं प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 के तहत। कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन ऑल केसेस, जो किसी भी ऑफेंस में कन्विक्ट किया हो पर्सन, वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल, चाहे वो कोर्ट मार्शल से हो, आर्मी एयरफोर्स की, और चाहे नॉर्मल कोर्ट से हो। इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस, बस कंडीशन ये है कि वो पनिशमेंट या सेंटेंस जो होना चाहिए वो यूनियन गवर्नमेंट के लॉ के अनुसार होना चाहिए। एंड इन ऑल केसेस ऑफ डेथ सेंटेंस, और डेथ सेंटेंस के तो जितने भी केस हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से आएँ, चाहे वो कहीं से भी आएँ, उनके पास पावर प्रेसिडेंट के पास रहती है आर्टिकल 72 के तहत। इट इज़ ऑल्सो मेड क्लियर दैट द प्रेसिडेंट पावर विल नॉट इन एनी वे अफेक्ट अ गवर्नर्स पावर टू कम्यूट द सेंटेंस। लेकिन इसमें यह भी क्लियर किया गया है कि प्रेसिडेंट की पावर जो है वो किसी भी तरह गवर्नर की पावर को टच नहीं करती, गवर्नर की पावर को चेंज नहीं करती। अंडर आर्टिकल 161 के तहत अगर हम देखें, अ गवर्नर कैन ग्रांट, अब गवर्नर भी ग्रांट कर सकता है, चाहे वो पार्डन हो, रिप्रीव हो, रेस्पाइट हो, रेमिशंस हो पनिशमेंट का, या सस्पेंड भी कर सकता है, रिमिट भी कर सकता है, कम्यूट भी कर सकता है किसी पावर को, किसी भी सज़ा को, अगर वो स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर के तहत आती है। तो प्रेसिडेंट कर सकता है यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर के तहत, और गवर्नर कर सकते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर के तहत। अगर हम देखें कि स्टैट्यूटरी पावर में और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में क्या डिफरेंस है,
तो स्टैट्यूटरी पावर मिलती है हमें सीआरपीसी से, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी प्रोवाइड करते हैं रिमिशन ऑफ प्रिजन सेंटेंसेज, विच मीन्स कि होल और अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस में बी कैंसिल्ड। तो रिमिशन का मतलब क्या हुआ कि सज़ा का या तो कुछ भाग या पूरी की पूरी सज़ा को ही कैंसिल किया जा सकता है, पूरी की पूरी सज़ा को ही माफ़ किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 432 की बात करें अगर हम सीआरपीसी की, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सस्पेंड और रिमिट अ सेंटेंस। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड कर सकती है या रिमिट कर सकती है किसी भी सेंटेंस को, चाहे वो पूरी की पूरी हो, चाहे वो कुछ पार्ट्स में हो, चाहे वो किसी कंडीशन के साथ हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन के साथ ना हो, विथ और विदाउट एनी कंडीशन। दिस पावर इज अवेलेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट्स सो दैट दे मे ऑर्डर द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। तो ये पावर जो होती है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, जिससे कि वो प्रिजनर्स का रिलीज के लिए ऑर्डर दे सकें बिफोर दे कंप्लीट द प्रेजेंट टर्म, जिससे कि वो अपने सज़ा का जो उनका समय है उसको पूरे करने से पहले ही किसी पर्सन को अगर छोड़ना हो उससे कंडक्ट के हिसाब से, कि मान लेते उसका आचरण बहुत अच्छा हो जेल में रह के और वो सुधर गया हो, यानी कि वो बिल्कुल उसके अंदर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया हो, तो इस वजह से भी उसको छोड़ा जा सकता है। अंडर सेक्शन 433 एनी सेंटेंस में बी कम्यूटेड टू अ लेस वन बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो सेक्शन 433 के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस को लेस भी किया जा सकता है किसी भी सरकार के द्वारा। सेक्शन 435 कहता है कि इफ़ द प्रिजनर हैड बीन सेंटेंस्ड इन अ केस इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीबीआई। सेक्शन 435 ये कहता है कि अगर किसी प्रिजनर को जेल होती है इस तहत कि उसका केस सीबीआई ने जांचा हो या कोई भी एजेंसी जिसको सेंट्रल एक्ट के तहत आती हो, तो स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑर्डर सच रिलीज। स्टेट गवर्नमेंट उस केस में तभी रिलीज ऑर्डर करेगा, पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उस चीज़ पे कंसल्टेशन करेगा। अगर किसी भी पर्सन को सज़ा इस सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी के थ्रू मिली है तो उसको रिलीज़ करने की जो पावर आती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास तो आती है, लेकिन उसको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कंसल्ट करेगा, रिकमेंड करेगा, तभी वो इस पर्सन को आज़ाद कर सकता है, वरना आज़ाद नहीं कर सकता। इन द केस ऑफ डेथ सेंटेंसेज सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो कंकरेंटली एक्सरसाइज द सेम पावर एज द स्टेट गवर्नमेंट्स। इवन दो दे अपेयर सिमिलर, द पावर ऑफ रिमिशन अंडर द सीआरपीसी इज डिफरेंट। अब देखिए लगता तो सेम है, लेकिन सीआरपीसी की जो पावर है, सीआरपीसी के तहत जो माफ़ करने की पावर है सज़ा को, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर एंजॉय करते हैं, दोनों में अलग हैं। सीआरपीसी में तो गवर्नमेंट जो काम करती है वो खुद से काम कर लेती है, लेकिन आर्टिकल अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के तहत प्रेसिडेंट और गवर्नर काम करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट्स। डिस्पाइट द फैक्ट कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ही डिसीजन है दोनों केस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि यहाँ पे दोनों सोर्सेज जो हैं पावर के वो अलग अलग हैं। हालांकि सीआरपीसी पे भी गवर्नमेंट पावर डिसीजन लेती है, सीआरपीसी के तहत भी, और आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के तहत भी गवर्नमेंट ही पावर डिसीजन लेती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर हैं वो काम हमेशा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, यानी कि सरकार के कहने पर ही काम करते हैं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, सीआरपीसी के तहत जो पावर आती है वो अलग है और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो आती हैं वो अलग है। ये एक लैंडमार्क डिसीजन था जिसने डिक्लेयर किया दैट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर डू नॉट इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज द पावर, कि जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर हैं वो इंडिपेंडेंटली अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इस चीज़ को केहर सिंह जजमेंट जो आया था 1988 में, इसमें भी दोबारा दोहराया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कॉल ऑफ पोर्ट, यानी बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस शेख हसीना। तो शेख हसीना का कहना यह है कि चिटागोंग पोर्ट को, जो चिटगांव का जो पोर्ट है बे ऑफ बंगाल पे जो टच करता है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, कि भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको अगर अपना ट्रेड बढ़ाना है और वहाँ से जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स हैं उसको ईजी करना है, तो चिटागोंग पोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ऑफर्ड इंडिया द यूज़ ऑफ द चिटागोंग पोर्ट जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो थे एस जयशंकर भारत के, वो ढाका गए थे, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी गए थे पिछले महीने, टू इनवाइट न्यू दिल्ली, कि जिससे कि उनको इनवाइट किया जा सके बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर को कि आप भारत आएँ। तो उनको इन्विटेशन देने के लिए जब यहाँ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहाँ गए तो वहाँ पे जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने उनको ऑफर किया कि आप चिटागोंग पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिस हसीना सेड द पोर्ट वुड बी ऑफ बेनिफिट टू इंडियाज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर्टिकुलरली असम एंड त्रिपुरा। तो असम और त्रिपुरा के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिटागोंग पोर्ट। द टू अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि जो बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं मेघालय और मिजोरम, वो भी इस पोर्ट के एक्सेस से हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि पार्टीशन ने किस तरह से बिजनेस को अफेक्ट किया नॉर्थ ईस्ट के। तो इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट की जो टेरिटरी है हैड इजी एक्सेस टू द सी पोर्ट्स, तो बहुत ही ईजिली वो सी पोर्ट तक पहुंच सकती थी चिटागोंग पे,
especially Chittagong, in present day Bangladesh via the Brahmaputra and Barak river systems before independence. तो आज़ाद होने से पहले 1947 से पहले ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के थ्रू और बराक रिवर सिस्टम के थ्रू बहुत इजीली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो लोग थे वो चिटागोंग पोर्ट तक एक्सेस कर पाते थे। लेकिन जब 1947 का पार्टीशन हुआ उसके बाद तुरंत दिक्कतें तो नहीं आई, लेकिन कुछ टाइम बाद दिक्कतें आने लगी। द पार्टीशन इन 1947 डिड नॉट इमीडिएटली अफेक्ट, तुरंत तो दिक्कतें नहीं आई कि जो ट्रांसपोर्टेशन था चाय का, टिम्बर का, कोल का और तेल का, ये सब चलता रहा रिवर्स के थ्रू, लोकल लेवल बॉर्डर के थ्रू। लेकिन धीरे धीरे दिक्कतें तब आई जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस बढ़ने लगी। बट द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिगेन डिपिंग विद द सोरिंग ऑफ टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जब इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच के रिश्ते थे वो ख़राब होने लगे, तब जाकर इस तरह से दिक्कत आने लगी, क्योंकि बांग्लादेश उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बिफोर द 1965 वॉर कट द नॉर्थ ईस्ट ऑफ। द मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू द चिकन स्नैक। अब देखिए, अगर चिटागोंग पोर्ट से आप नहीं जा सकते, यानी कि आप ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश में एंटर नहीं कर सकते, तो आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए चिकन स्नैक कॉरिडोर, जो कि असम का है पार्ट, उससे ट्रैवल करना पड़ेगा, जहाँ पे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल भी है और बहुत कॉस्टली अफेयर भी है। द मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू दी चिकन स्नैक, जो कि एक नैरो स्ट्रिप है वेस्ट बंगाल और असम में, बिकेम अ कॉस्टलियर ऑल्टरनेटिव। ये अपना आप में एक कॉस्टलियर ऑल्टरनेटिव बन गया फॉर द रीजन आफ्टर एक्सेस टू द रिवर एंड लैंड रूट्स थ्रू ईस्ट पाकिस्तान वाज डिनाइड। क्योंकि बाद में जब ईस्ट पाकिस्तान से जो लैंड रूट थे और जो सी का रूट था वो डिनाई हो गया, तो चिकन स्नैक कॉरिडोर के थ्रू ही जाना होगा, तो ये मजबूरी हो गई सामान को ले जाने के लिए। उसमें वो कह रहा है कि क्या बांग्लादेश बनने के बाद चीज़ें चेंज हुई? बांग्लादेश बनने के बाद चीज़ें इतनी ईजिली चेंज नहीं हुई। द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश विद इंडियाज हेल्प इन 1971 डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू द रिवाइवल ऑफ द ट्रेडिशनल रिवर एंड लैंड ट्रेड। कि जो पहले लैंड ट्रेड और रिवर ट्रेड चला करता था, ऐसा नहीं है कि 1971 में जब बांग्लादेश बना तो तुरंत वो बनकर, जैसे ही वो बना उसके बाद ये जो रिलेशंस थे वो दोबारा सही हो गए, क्योंकि उस टाइम पे एक मिसट्रस्ट आ गया था, यानी कि एक शंका आ गई थी, यानी कि जो विश्वास था वो ख़त्म हो गया था। A degree of mistrust between the two countries, primarily because of the Bangladeshi issue and camps established by northeast extremist groups in Bangladesh, did not help matters। कि उन्होंने हेल्प नहीं की। जो एक बांग्लादेशी का इशू हो गया कि ये बांग्लादेशी पर्सनस हैं, और इस चीज़ का भी इशू आ गया कि उन्होंने कैंप्स बना दिए हैं, चाहे वो दिल्ली में बनाए हों चाहे यहाँ के कैंप्स बांग्लादेश में बने हों। तो दोनों कंट्रीज़ डिड नॉट लुक एट ट्रेड एंड कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज़ मोर क्लोजली। बाद में जब 2009 में शेख हसीना कि अवामी लीग की सरकार आई, तब जाके कंडीशंस बदली और उन्होंने इस मिसट्रस्ट को दूर करने का काम किया। जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी उस पर रोक लगाई, और 2015 में 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिस्प्यूटेड लैंड टेरिटरीज़ थी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, उनका एक्सचेंज कर दिया, उन एनक्लेव्स को एक्सचेंज कर दिया, जिससे 2015 में लैंड बाउंड्री का जो डिस्प्यूट था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वो भी सॉल्व हो गया। द टू कंट्रीज अंडरटूक एफर्ट्स टू इम्प्रूव कैपेसिटी अक्रॉस वाटरवेज, रोडवेज एंड रेल रूट्स। तो अब दोनों कंट्रीज़ ने काम किया, चाहे वो वाटरवे पे हो, रोडवे पे हो, और चाहे वो ट्रेन के रास्ते हो। एक बस सर्विस को स्टार्ट किया गया अगरतला से, यानी त्रिपुरा से, कलकत्ता से ढाका के लिए, टू द मूवमेंट ऑफ कार्गो ऑन बार्जेस। और उसके बाद जो बार्जेस हैं, यानी कि जो नदी है, नदी के ऊपर सामान को ले जाने के लिए सर्विस स्टार्ट की गई। ट्रायल रन किया जा रहा है ट्रांसशिपमेंट के लिए, इन सब चीज़ों को किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डज़ द बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर्स ऑफर मीन। जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने ऑफ़र दिया है कि आप चिटागोंग पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, या इससे हम क्या समझें? द नॉर्थ ईस्ट हैज़ बीन द की टू द इंक्रीज इन बायलैटरल एंगेजमेंट। सिंपल सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट से ही जब बांग्लादेश टच करता है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो अपने आप में एक की है, कुंजी है इंक्रीज़ करने के लिए बायलैटरल एंगेजमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश पिछले 5 सालों में, खासकर 2015 के बाद से। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो इस पर्टिकुलर रीजन पे फोकस करती है, एंड अ न्यू सेंस ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज कैन हेल्प द नॉर्थ ईस्ट। वो नॉर्थ ईस्ट की हेल्प कर सकते हैं, स्पेसिफिकली 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स की, एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑप्टिमली। तो ये जो स्टेट्स हैं जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये शेयर करते हैं 1879, यानी करीब आप मान सकते हैं 1900 किलोमीटर्स लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो अब ग्राउंड पे क्या हो रहा है काम, अगर हम ग्राउंड पे काम देखें तो मार्च 2021 में प्राइम मिनिस्टर जो थे दोनों देशों के, इन्होंने एक मैत्री सेतु को इनॉग्रेट किया, बिल्ट ओवर दी फेनी रिवर, जो कि फेनी रिवर के ऊपर बना है, जिसने सबरूम जो कि त्रिपुरा में है, तो सबरूम से लेके चिटागोंग पोर्ट का डिस्टेंस को कम करके मात्र 111 किलोमीटर कर दिया है। गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन अ मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब एट सबरूम। तो सबरूम में जो कि त्रिपुरा में है, भारत सरकार जो है एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बना रही है
जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी होगी, रेल कनेक्टिविटी भी होगी, जिससे चिटागोंग पोर्ट पे कुछ ही घंटों में पहुँचा जा सके। तो रोड कनेक्टिविटी मेघालय के दोकी जो है जगह सदर्न असम में, और त्रिपुरा के जो अखोड़ा है लिंकिंग ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश इज ऑल्सो बीइंग इम्प्रूव्ड। मिजोरम की जो रिवर है जिसको कर्णफूली कहा जाता है बांग्लादेश में, उसके ऊपर भी ब्रिज बनाया जा रहा है जिससे कि चिटागोंग पोर्ट को ईजिली एक्सेस किया जा सके। और इसके साथ साथ इंडिया बांग्लादेश का प्रोटोकॉल रूट भी है इन्वॉल्विंग द ब्रह्मपुत्रा, तो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। कार्गो शिप्स जो हैं बांग्लादेश से वो त्रिपुरा पहुँचे हैं थ्रू द गोमती रिवर, और असम की करीमगंज में वाया द कुशियारा रिवर। तो इन सभी तरीके से हम देख सकते हैं कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में ट्रेड टाइज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं सिंस 2015 का जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है। दैट्स ऑल। तो ये है 20 मई के करंट अफेयर्स गाइज। इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। कुछ भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।